जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आज इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन हैं हृदय, फेफड़े, गुर्दा, यकृत। अगर आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है गुर्दा, जिसको हम किडनी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। सॉरी, इंग्लिश में हम किडनी कहते हैं और हिंदी में गुर्दा कहा जाता है। ये रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होता है, ठीक है। और यही अगर पूछा जाता कि उत्सर्जी अंग, हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो वो भी गुर्दा ही होता है, ठीक है, मुख्य उत्सर्जी अंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्तचाप को मापने के लिए उपयोग होने वाला यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर और ऑक्सीमीटर। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैनोमीटर। ओके, ये रक्तचाप को मापता है। ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल को मापता है। हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता को मापता है, और बैरोमीटर वायु दाब को मापता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है? तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स हैं, इनका उत्पादन होता है, यहाँ पे ऑप्शन से है यकृत, अग्नाशय, हृदय या गुर्दा। तो इंसुलिन का उत्पादन करता है हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वो है अग्नाशय, पेनक्रियाज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इससे इंसुलिन का उत्पादन होता है। इंसुलिन का कार्य होता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम इंसुलिन का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन हैं अग्नाशय, यकृत, थायराइड, अधिवृक्क। सही उत्तर क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत, यानी कि लीवर। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। और यकृत जो है हमारे शरीर का जो पाचन अंगों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ठीक है। तो यकृत, लीवर बहुत इम्पोर्टेंट है। लीवर का काम एक और होता है, ये यूरिया का निर्माण भी करता है, ठीक है, यूरिया का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, पत्तियां या जड़ें, ठीक है। तो देखिए, जड़ों के द्वारा, जड़ें तो परिवहन करते ही करते हैं, लेकिन पत्तियों में भी होता है, लेकिन ये जड़ें और पत्तियां किसकी सहायता से परिवहन करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पौधे की जो जड़ें होती हैं या फिर पत्तियां होती है, उनमें जाइलम और फ्लोएम नामक दो जटिल ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम ये जटिल ऊतक होते हैं। तो जाइलम का जो कार्य होता है वो होता है जल का परिवहन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। और पौधों की पत्तियों में जो, या फिर कह सकते हैं कि पौधे के जो पत्तियां होती हैं या हरे रंग का जितना भी क्षेत्र होता है जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है, तो उस भोजन का भी परिवहन किया जाता है। और वो किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? यही क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया है। तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। पिछले 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सी गैस है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए बहुत जरूरी गैस है। कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं पीपल, नेफेंथीज, तुलसी, आम। सही उत्तर है यहाँ पर नेफेंथीज जो है ये
कीटभक्षी पौधा होता है, ठीक है। बाकी पीपल, तुलसी, आम जो है ये आपने देखा ही, ये कीटभक्षी पौधा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौधों की किस संरचना में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो पौधे में कौन सी संरचना पाई जाती है जिसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि पौधों में एक पिगमेंट की तरह काम करता है। हरे रंग का पिगमेंट होता है ये क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोफिल के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन से माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम और कोशिका भित्ति। सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करते हैं? कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया करवाते हैं और उससे एनर्जी जो है रिलीज करते हैं और उस एनर्जी को एटीपी के रूप में संरक्षित रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक के अंदर, ठीक है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर जो डीएनए है वो क्रोमेटिन तंतुओं के रूप में दिखते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन तंतुओं के रूप में देखे जाते हैं, तो वो डीएनए होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इनमें से प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार ऑप्शन कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वनस्पति कोशिका में कौन सा अंग उपस्थित होता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं होता है? तो वनस्पति कोशिका में कौन सा अंग उपस्थित है लेकिन पशु कोशिका में नहीं है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही क्लोरोप्लास्ट भी हरे रंग का होता है। और क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का अगर होगा तो पौधे का जो मुख्य भाग होते हैं वो भी हरे रंग के दिखाई देते हैं, जैसे पत्तियाँ हो गई, तने हो गए या कच्चे फल वगैरह हो गई, वो कैसे होते हैं? हरे रंग के ही होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार यौन प्रजनन में होता है? तो कोशिका विभाजन का जो प्रकार है वो है मियोसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार यौन प्रजनन में होता है? तो ये होता है, देखो, इसको अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अगला, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज या टाइगर मच्छर? सही उत्तर है एडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। पीलिया किस अंग से संबंधित है? पीलिया किस अंग से संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन है गुर्दा, यकृत, फेफड़े, हृदय। सही उत्तर है लीवर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यकृत, यकृत से संबंधित है। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को डैमेज करता है? तो वो करता है यकृत को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला, एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स जो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, एचआईवी वायरस। एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है? तो एच फॉर ह्यूमन, आई फॉर इम्यूनोडिफिशियंसी, वी फॉर वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक है, जिसके कारण एड्स होता है। एड्स अपने आप में कोई एक बीमारी नहीं है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति बार बार बीमार रहने लग जाता है और उन्हीं बीमारियों के कारण वो मृत हो जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग होता है एक प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, प्रोटोजोआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड का कारण कौन सा जीवाणु है? तो टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी के नाम से जो जीवाणु है उस जीवाणु के कारण टाइफाइड नामक बीमारी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2 व CH4। करेक्ट आंसर है H2O जो है ये जल का रासायनिक सूत्र था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ओके। मानव शरीर में रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो मानव शरीर में रक्त का
55% जो है वो प्लाज्मा होता है और 45% जो है ब्लड कार्पसेल्स होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग जो है किसके कारण होता है? तो ये होता है मेलानिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आँख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील है? आँख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, रेटिना जो है प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। शरीर में कौन सा तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो शरीर में कौन सा तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो ये बनाता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। शरीर का कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है? तो हमने अभी शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में ही हमें ये मिला था, ये नहीं मिला था मतलब इससे संबंधित जो मैंने कुछ बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत जो है यकृत जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, ये जो है हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण भी करता है। ठीक है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 120 दिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है विटामिन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ा और जटिल अंग कौन सा है? हमारे शरीर में सबसे बड़ा और जटिल अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हमारी त्वचा। शरीर में सबसे बड़ा और जटिल अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों त्वचा जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ा और जटिल अंग होता है। ठीक है, अगर वैसे तो देखा जाए तो आपको बहुत ही सरल और साधारण दिखता है, लेकिन ये बहुत ही जटिल और सबसे बड़ा अंग होता है हमारे शरीर का। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।